जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फेक एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड जेएफडब्ल्यूसी की परीक्षा देने वाले हैं तो आज हिंदी का 7वां प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। पुरोहित में उपसर्ग है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पुरा होगा, पुर होगा, पुरस होगा या फिर पुरा हो जाएगा। तो जब बात करेंगे पुरोहित में उपसर्ग की तो पुर में विसर्ग लग करके पूरा उपसर्ग हो जाएगा पुरोहित में। तो जिसने भी डी ऑप्शन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग आपको पता है शब्द के आगे जुड़ता है। कहां पर जुड़ता है? तो उपसर्ग आगे जुड़ता है। और प्रत्यय की बात करेंगे तो प्रत्यय पीछे जुड़ता है। तो यहां पर पूछा गया है औनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। नत होगा, अवन होगा, अ होगा या फिर आ हो जाएगा। तो औनत में अ उपसर्ग है। क्या है? तो औनत शब्द में अ उपसर्ग है। तो जिसने भी सी ऑप्शन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आपको बताना है। ई होगा, आनी होगा, धानी होगा या फिर ई हो जाएगा। तो सावधानी की बात करेंगे तो सावधान जो है क्या? तो सावधान मूल शब्द है। क्या है? तो सावधान मूल शब्द है। सावधान में ई प्रत्यय लग करके क्या लगा है? तो सावधान में ई प्रत्यय लग करके क्या बन गया? तो सावधानी बन गया। तो सावधान में ई प्रत्यय है। क्या है? तो सावधान में ई प्रत्यय है। सावधान जो है मूल शब्द है और ई प्रत्यय लग करके सावधानी बन गया। तो इसलिए राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? बात कर लें संज्ञा की तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी जितना प्रैक्टिस सेट हिंदी का करवाए हैं, अगर आपने देखा होगा तो ये प्रश्न आप निश्चित है गलत नहीं करेंगे। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना, ध्यान रखना है, आपको बहुत फायदा होगा। बताना है इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। बात कर लें भाववाचक संज्ञा की। सर्वप्रथम बात करें कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। कितने? तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। भाववाचक संज्ञा पूछा गया है तो भाववाचक संज्ञा वह संज्ञाएं होती जिनको आप छू नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? तो छू नहीं सकते, केवल आप उनका अनुभव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो केवल अनुभव कर सकते हैं। श्याम जो हो जाएगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, किसी का नाम होगा, ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। पानी क्या है आपको कमेंट करके बताना है। नदी क्या होगा? तो जातिवाचक संज्ञा है। नदी क्या होगा? तो जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि नदी की जैसे और भी नदियां होती, जैसे किसी का अगर नाम ले लिया होता है, जैसे यमुना नदी हो गया, गंगा नदी हो गया, गोदावरी नदी हो गया, तो जब नाम लेता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। लेकिन जब नदी की बात की है तो सभी नदियां आ गई, जितनी नदियां हैं सभी नदियां आ गई, एक की जैसे कई नदी हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा। जबकि बचपन जो होगा ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या? तो बचपन जो होगा ये भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, शिव का विशेषण क्या है? शिवेश है, शैल है, शैव है या फिर शंकर है। तो शिव का जो विशेषण है ये शैव हो जाएगा। क्या? तो शिव का विशेषण शैव होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के कितने भेद हैं पूछा जाए। काल के कितने भेद हैं? तो 3 काल हैं। कितने? तो 3 काल हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। बात करें वर्तमान काल के तो वर्तमान के 5 और भविष्य के 3 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? बात करें कारक की, कारक के कितने भेद होते, कितने प्रकार होते? तो 8 प्रकार होते हैं। कर्ता ने, कारक चिन्ह की बात कर लें तो कर्ता का क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध ताकि के अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। तो इस प्रकार ध्यान रखना, ने जो होता तो कर्ता ने, हमने बताया ने किसका चिन्ह है? तो कर्ता का है। किसका है? तो कर्ता का है। यहां पर अपादान पूछा गया है के लिए संप्रदान का हो जाए। किसका? तो संप्रदान का। से किसका होता है? तो अपादान का। किसका? तो से अपादान का होता है। से 2 का होता है, एक अपादान का होता है और एक किसका होता है? तो एक जो होता है करण से, यानी कि करण का होता है।
तो यहाँ पर अपादान दिया हुआ है तो उसे राइट आंसर हो जाएगा। अपादान का मतलब जो होगा अलगाव से होगा और जो करण का से होगा वो के द्वारा होगा, तो राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाए। को किसका होता है तो कर्म का होता है, किसका तो कर्म का को होता है। नेक्स्ट है यथार्थ में कौन सी संधि है। सर्वप्रथम बात करें संधि की, तो संधि के कितने भेद होते, तीन भेद होते, स्वर विसर्ग और व्यंजन संधि। और फिर बात करें स्वर संधि की, तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। यहाँ पर यथार्थ पूछा गया है। बात करें जब हमने आपको बताया जब भी आपको बड़ा यानी कि दीर्घ मात्रा मिल जाए तो आप वहां पर दीर्घ संधि लगा देना, मैक्सिमम टाइम आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यथार्थ में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। बात कर लें वृद्धि संधि की, तो वृद्धि संधि में आपको अय क्या अय मिल जाएगा, तो वहां पर वृद्धि होगी। जैसे मतैक्ट हो गया। गुण संधि की बात करें एक मात्रा होगी, जैसे कोखली का हो गया, वहां पर गुण संधि होगा। तो इस प्रकार आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए, वर्षा, आंसू, हाथी या फिर बारात। तो बात करें तत्सम शब्द, तो तत्सम शब्द वह शब्द हैं, संस्कृत के वह शब्द हैं जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं। क्या होते हैं तत्सम शब्द, संस्कृत के वह शब्द जो ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर वर्षा हो जाएगा। क्या तो वर्षा आपको संस्कृत का शब्द लग रहा होगा, इसलिए वर्षा तत्सम शब्द है, जरूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट है मतैक्ट में कौन सी संधि है, तो आपको पिछले प्रश्न में हमने बताया मतैक्ट की जब अय मिल जाए, अय का मात्रा मिल जाए, क्या बताया हमने वृद्धि संधि लगा देना। क्या वृद्धि संधि लगा देना। दीर्घ में आपको आ का मात्रा मिलेगा का, तो दीर्घ में आ का मात्रा मिलेगा, गुण में ओ का मात्रा मिलेगा। तो इस प्रकार आप लोग ध्यान रखेंगे। और जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आप लोग से विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। डेली आप लोग जुड़े, निश्चित ही बहुत फायदा होगा आपका। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, द्रविड़ होगा, चीनी, तिब्बती, भारोपीय या फिर आस्टिक। तो आसान प्रश्न हो गया। हिंदी जो है ये भारोपीय परिवार की भाषा किसकी भाषा है, तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लौकिक संस्कृति से, वैदिक संस्कृति से, पाली प्राकृत से या फिर अपभ्रंश। तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। सर्वप्रथम कौन सी भाषा आई, तो संस्कृत। कौन सी, संस्कृत। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अवहट्ट, अवहट्ट से हिंदी। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कृपा लिखा, कृपा का आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना। कृपा कैसे लिखा जाएगा, तो कृपा जो होता ऐसे लिखा जाएगा, इसलिए राइट आंसर कहां पर है, तो वी ऑप्शन में। कहां पर, तो शुद्ध वर्तनी का चयन भी हो जाएगा। नेक्स्ट है जाके पाओ न फटे बीमाई, सो क्या जाने पीर पराई। का अर्थ क्या होगा, जाके पाओ न फटे बीमाई, सो क्या जाने पीर पराई। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, कठोर होना, दयालु होना। तो जाके पाओ न फटे बीमाई, सो क्या जाने पीर पराई का जो अर्थ हो जाएगा जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। क्या होगा, तो जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। नेक्स्ट है जस दूल्हा तस बनी बराता। का अर्थ क्या है, सभी साथी एक ही जैसे, संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, विढंगा होना, सुंदर होना। जस दूल्हा तन बनी बराता को जो है अर्थ हो जाएगा सभी साथी एक जैसे। क्या, तो सभी साथी एक ही जैसे। तो जस दूल्हा तन बनी बराता का जो अर्थ होगा सभी साथी एक ही जैसे। नेक्स्ट है पाठशाला किस प्रकार का शब्द है, रूढ़, यौगिक या फिर योग रूढ़। तो हमने आपको बताया है रूढ़ किसे कहते हैं, जिसे आप तोड़ नहीं सकते, जैसे पान हो गया, क्या हो गया, पान होगा। योग रूढ़, योग रूढ़ जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण है जो किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करते हैं वो सभी बहुव्रीहि होते। पाठशाला की बात करें तो यौगिक होते, जो सब दो शब्दों से मिलकर बनते हैं वो यौगिक होते हैं। तो पाठशाला यौगिक शब्द है। नेक्स्ट है का वर्ण किसके योग से बना है, जा, यह हो जाएगा का के साथ सा, का के साथ रा या फिर का के साथ आ। तो हमने आपको बताया जितने भी व्यंजन हैं सब आ स्वर के साथ मिलकर के बने हैं। तो क्या हो जाएगा, का धन आ हो जाएगा। क्या, तो का धन आ हो जाएगा, का में हलंत लगेगा। तो का वर्ण किसके योग से बना है, जिसने भी डी ऑप्शन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं, व्यंजन स्वर ए और वी दोनों या फिर इनमें से कोई। तो ऊष्म कौन से होते, तीनों जो सा है और जो एक हा है ये ऊष्म होते।
संयुक्त छात्रा ज्ञा और श्रा, संयुक्त और ऊष्म को मिलाकर के कुल कितने होते? 8 होते। 4 ऊष्म और 4 संयुक्त, ये चारों क्या है? तो व्यंजन होते। क्या? तो ऊष्म और संयुक्त व्यंजन है, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? आसान प्रश्न हो गया आपके लिए। 25 प्रकार होते हैं। कितने? तो स्पर्श व्यंजन कुल कितने हैं? 25 है। कितने? तो 25 है। नेक्स्ट है सा कौन सा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या फिर स्पर्श व्यंजन? तो सा हमने आपको बताया, पिछले प्रश्न में ही बताया है। ऊष्म व्यंजन कितने होते? 4। ये वाला एक सा हो गया, सा और हा, ये 4 क्या है? तो ऊष्म व्यंजन है, तो सा आ गया इसमें, ये ऊष्म हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन छात्रा ज्ञा, क्या? तो संयुक्त व्यंजन में छात्रा ज्ञा और श्रा, अंतस यारा लावा, अंतस चोगा ये यारा लावा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि, अनाधिकार, अनुकूल, अमरूद या फिर स्थान? तो अनुकूल हो जाएगा, का पर बढ़ाऊ का मात्रा होगा। नेक्स्ट है इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं? क्या है? तो लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं। गायिका, नारी, अनाथा या फिर गोपी? तो नारी में बड़ी का मात्रा होगा। क्या? तो नारी, ऐसे लिखा जाएगा। क्या? तो नारी, इसलिए राइट आंसर वी हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है? भविष्य, श्रीमान, सचित या फिर बुद्धिमान? तो विद्वान में नहीं, किसमें? तो हलंत संबंधी जो अशुद्धियां हैं ये बुद्धिमान में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं? अंगना, पहुंच, दांत या फिर चांद? तो अंगना भी सही है, दांत भी सही है, चांद भी सही, जबकि अशुद्धि की बात करें तो पहुंच में है। किसमें? तो पहुंच में है। नेक्स्ट है इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? योजक चिन्ह बताना। योजक चिन्ह कौन सा होता? तो ये होता, जैसे आप रात दिन लिखते हैं तो बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं, तो यही योजक चिन्ह होता है। क्या? योजक चिन्ह। ये क्या है? विस्मयादि बोधक है, योजक ये हो जाएगा। ये क्या है? तो अल्प विराम है। क्या है? तो अल्प विराम है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? बुढ़ापा, अपनापन, सजावट या फिर कठोरता? तो सही उत्तर हो जाएगा बुढ़ापा। बुढ़ापा जो है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से किस शब्द में समूहवाचक संज्ञा है? आपको बताना है किस शब्द में समूहवाचक संज्ञा है? सभा, मिठास, सोना या फिर इनमें से कोई नहीं? समूहवाचक संज्ञा जब पूरे समूह का बोध हो, मिठास, सोना या फिर सभा। तो सभा में बहुत सारे लोग होते, पूरे समूह का बोध है तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है? आपको बताना है कौन सा जो शब्द है पुल्लिंग है? अदालत, गिलास, ए और वे दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अदालत कहते हैं, अदालत बड़ी है, अदालत न्याय देती है। गिलास गिर गया, गिलास टूट गया, तो गिलास जो है ये पुल्लिंग है। क्या है? तो गिलास जो है ये पुल्लिंग है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया? अकर्मक क्रिया यानी कि आपको वाक्य में कर्म देखने को नहीं मिलेगा। अकर्मक में क्या होगा? वाक्य में आपको कर्म देखने को नहीं मिलेगा। तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? राम पत्र पढ़ता है। तो राम क्या पढ़ता है? राम क्या लिखता है? तो पत्र लिखता है। तो आपको जब कर्म मिल गया तो ये सकर्मक है। मैं बालक को जगवाता हूं, किसको जगवाता हूं? तो बालक को जगवाता हूं, आपको कर्म मिल गया, तो ये भी सकर्मक है। गेहूं पिस रहा है, गेहूं क्या पिस रहा है? जब आप पूछेंगे कि गेहूं पिस रहा है तो गेहूं क्या पिस रहा है, राइट आंसर। इसलिए यहां पर जब कर्म नहीं है तो सही उत्तर सी हो जाएगा। जो है मदन गोपाल को हंसा रहा, किसको हंसा रहा? तो गोपाल को हंसा रहा, ये भी सकर्मक है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है। इसके बाद एक लास्ट प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य, यानी विशेषण उपवाक्य होगा लेकिन जो विशेषण होगा जो पहले उपवाक्य की विशेषता बता रहा होगा। जैसे मैं चाहता हूं कि आप यही रहे, यहां पर विशेषण नहीं है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई, यहां पर भी नहीं। मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ, यहां पर भी नहीं। लेकिन लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी, एक ऐतिहासिक नगर है, एक ऐतिहासिक नगर है, विशेषता बता रहा, तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा? तो डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना। अरे उसने तो कमाल कर दिया, किस प्रकार का चिन्ह है? प्रश्नवाचक है, विस्मयादि बोधक है, इच्छावाचक है या फिर निषेधवाचक है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और बताना है कि 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही। अगर आपने पिछली वीडियो जितना प्रैक्टिस सेट लेकर के 6 नंबर तक वो नहीं देखी है तो जाकर के देख लेना कितने प्रश्न हो गए। तो 30
30 प्रश्न डेली हम लिए हैं, 7वां प्रैक्टिस सेट है, 7 त्रिक 21, 210 प्रश्न हो गए। तो ध्यान रखना है, अगर आप इतने प्रश्न डेली देख लेते हैं तो विश्वास करिए प्रश्न एक भी आपसे गलती नहीं होगा, पूरे मार्क्स आप जरूर गेन करेंगे। तो कमेंट करके स्कोर जरूर बताना और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।